नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने मई और जून माह की मंथली मैगजीन को कवर किया है और जुलाई माह की मंथली मैगजीन में हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, ये 4 सेशन हमने इसकी कंप्लीट कर लिए। आज जो हमारा सेशन है वो लास्ट है आपका, एक तरह से कह सकते हैं आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में जो न्यूज है और जो भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस के लिए जरूरी हो सकते हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। और जो जरूरी होंगे उन्हीं को हम पढ़ेंगे, बाकी सबको किनारे कर देंगे। और दूसरा, इस सेशन को लेने का एक फायदा आपको और है कि मैं इसमें आपको लाइन टू लाइन एक तरह से रिवीजन कराने की कोशिश करता हूँ, ताकि अगर आप, क्या रहता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो, क्या रहता है कि मैगजीन नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसा रहे कि वो अगर वीडियो देख ले तो भी फायदा है, नहीं देख पा रहे हैं तो सुन के भी पूरी मैगजीन को कवर कर सकते हैं। तो इसमें मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका आईआर है, सॉरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इससे पहले हम विषय सूची देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ने हैं और क्या क्या आपके करंट अफेयर्स न्यूज है। तो चलिए आज के पहले विषय सूची देखते हैं, फिर उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो हमारा पहला टॉपिक है वो पहले है चंद्रयान 3 के बारे में। हाल ही में जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है ना, उसकी सक्सेस में आपको क्या क्या इसमें जरूरी है, कौन से ऑर्बिटर में किस हिसाब से उसका रॉकेट में उसको भेजा गया है ना, और चंद्रमा के किस हिस्से में उसको भेजा गया है, क्या अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। तो ये बहुत ही जरूरी हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है भारत की, है ना, पूरे विश्व में। तो जो कि एक ही प्रयास में, ये अपना दूसरा प्रयास था। पहले तो चंद्रयान 2 जो भेजा गया था विक्रम लैंडर, वो असफल हो गया था। तो इसमें बहुत सारी एक तरह से सबकी निगाहें थी। तो इस हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज हो जाती है। और ब्लैक होल्स के बारे में देखेंगे, न्यूट्रिनो कण, और यूएन एड्स ग्लोबल एड्स अपडेट 2023 जो आया है उसमें देखेंगे। नॉन शुगर स्वीटनर्स के बारे में देखेंगे और संक्षिप्त सुर्खियां, जिसमें 6G का अलायंस जो हो रहा है, मेजराना जीरो मोड्स, रोबो मैपर, परसिवरेंस रोवर, और आपका ये है यूक्लिड मिशन। तो इनको सबको देखते हुए हम आज का टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो चलिए आज का पहला जो टॉपिक है चंद्रयान 3, उसको हम देखते हैं। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 क्या है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि पिछली बार जो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, विक्रम लैंडर, वो असफल हो गया था। मतलब असफल कहने का मतलब कि लास्ट में जब वो वहां उतर गया था चंद्रमा में, तो उसके बाद क्या हुआ, सॉफ्ट लैंडिंग के बाद उससे संपर्क टूट गया था, जिस कारण से वो असफल हो गए थे। तो इसलिए ये चंद्रयान 3 मिशन बहुत ही जरूरी हो जाता है आपके जानने के लिए। तो चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। तो चंद्रयान 3 के जो उद्देश्य है उसके बारे में देखेंगे। तो ये चंद्रमा की सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना है, रोवर के संचालन की क्षमता का प्रदर्शन करना, और वैज्ञानिक प्रयोग करना। कहा? चंद्रमा पर। तो इसके लिए चंद्रयान 3 भेजा गया है। तो जो इसका प्रक्षेपण यान है, भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी जीएसएलवी मार्क 3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, जो एकीकृत मॉड्यूल को पृथ्वी के एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट ईपीओ में स्थापित करेगा, है ना। तो ये है, तो इसके हिसाब से ये है। और इसमें क्या कौन से पेलोड्स हैं हम इसको ये देखेंगे। तो इसमें क्या है, लैंडर मॉड्यूल है, प्रोपेलेंशन मॉड्यूल है ना। वो प्रक्षेपण यान से अलग होने के बाद लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में 100 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने के लिए था। रोवर है, यह चंद्रमा पर सतह पर रासायनिक विश्लेषण करेगा। और जो लैंडिंग साइट थी उसकी 70 डिग्री अक्षांश पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग करेगा, जो चंद्रयान 2 के समान है, जहां उसका एक तरह से कह सकते हैं संपर्क टूट गया था। चंद्रयान 3 प्रक्षेपण के लगभग 1 महीने बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा, है ना। इसके लैंडर और रोवर को 23 अगस्त को चंद्रमा पर सफलता से लैंड करने में सक्षम रहे। तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन बन गया है। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश भी बन गया। तो सॉफ्ट लैंडिंग करने के समय क्या क्या चुनौतियां थी, है ना, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा कि कुछ एक नॉर्मल सी गलती के कारण चंद्रयान 2 से संपर्क छूट गया था। तो वहाँ ऐसा क्या है, तो इसका है दुर्गम भूभाग, है ना। वहाँ सेंसर गलती से सॉफ्टवेयर में गड़बड़ियां होने की संभावना रहती है। दूरी क्या रहता है, प्रोपेल्शन मॉड्यूल से अलग होकर लैंडर मॉड्यूल तक 100 किलोमीटर से गुणित 30 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश करना, जो दूरी के कारण बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है। गति 6000 किलोमीटर गति के अत्यधिक तीव्र से, है ना, तो पहुंचने के कारण वहां भी कोई वायुमंडल नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि मॉड्यूल की गति को धीमा नहीं कर सकते, जिसके कारण वहां लैंडिंग करने में दिक्कत जाती है। लूनर डस्ट, चंद्रमा की धूल के कारण भी क्या होता है कि फोटो नहीं ले पाते हैं, गलत रीडिंग भी देखने को मिल सकती है, जिससे लैंडिंग करने में चुनौतियां उत्पन्न होती है।
इन चुनौतियों से निपटने के लिए चंद्रयान 3 में भी योजनाएं बनाई गई थी, क्योंकि आप जब चंद्रयान 2 में हमने असफलता देखी तो हमने उसको गहराई से अन्वेषण किया कि ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण हमको ये असफलता देखने को मिली। तो उन सारी असफलताओं को देखते हुए जो चंद्रयान 3 था उसमें हमने विभिन्न एक तरह से कह सकते हैं कि बदलाव किए, जिसमें पहला क्या था, बड़ी लैंडिंग साइट लगाया गया है ना, लैंडिंग वेलोसिटी में वृद्धि की गई है ना। इसका मतलब ऐसा है कि लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से उतरने पर भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगा। बेहतर थ्रस्टर था, जिससे क्या होगा कि मिशन में लैंडर मॉड्यूल में केवल 4 थ्रस्टर थे, है ना, जिससे संतुलन बनाए रखना आसान हो जाता है। कठोर परीक्षण था, है ना। इसके अलावा लैंडिंग सिमुलेशन के जरिए चंद्रमा की सतह के अनुरूप सतहों पर लैंडर मॉड्यूल के लेग्स की टेस्टिंग की गई, है ना। अन्य सुधार में क्या किए गए, ईंधन वाहन की क्षमता बढ़ाई गई, सौर पैनल लगाए गए, लेजर डपलर वेलोसिटी मीटर लगाया गया और सॉफ्ट लैंडिंग सिंकेज में भी सुधार किया गया। तो ये हो जाएगा। अब लैंडिंग साइट के लिए हमने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को ही क्यों चुना, तो इसके पीछे क्या वजह है ना, तो उसको जानने के लिए इसमें टॉपिक दिया गया है। तो उसमें हम देखेंगे कि इस क्षेत्र में अरबों वर्षों से कुछ क्रेटर पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा है। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि 12 महीने पृथ्वी के हिसाब से यहाँ 12 महीने अंधेरा रहता है। तो छाया में रहे क्रेटर से पर्याप्त जल होने का भी अनुमान है, जिसको खोजा जाना जरूरी है। इसकी अवस्थिति से जुड़े लाभ से इसमें भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए उपयुक्त स्थल बन सकते हैं। इस क्षेत्र में हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, पारा, चांदी होने के साक्ष्य है तथा यह क्षेत्र आवश्यक संसाधनों का एक बड़ा स्रोत भी हो सकता है, क्योंकि ये कभी सूर्य से सामने नहीं है, तो इसमें बहुत सारी हिस्सों की जांच नहीं की गई है। तो अनुमानतः यहाँ इतने सारे स्रोत हो सकते हैं। इस कारण से जो चंद्रमा की लैंडिंग साइट को चुना गया वो दक्षिणी ध्रुव में ही चुना गया। साथ ही साथ चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले पिछले सभी अंतरिक्षयान चंद्रमा के भूमध्य रेखी क्षेत्र में उतरे, है ना, जहां पर उतरना आसान और सुरक्षित है। इस परिवेश में तापमान और लंबे समय तक निरंतर काम करने के लिए अधिक अनुकूल और पर्याप्त है। अब क्या रहता है, पृथ्वी की ओर से उन्मुख भाग पर सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में रहता है, तो इसलिए ऐसे भूमध्य रेखी क्षेत्र में उतरना आसान हो जाता है। लेकिन जो हमारा दक्षिणी ध्रुव था वहां उतरना इतना आसान नहीं था। तो हम देखेंगे भारत के पिछले चंद्रमा के मिशन के बारे में। जो चंद्रयान फर्स्ट था वो 2009 में भेजा गया था और जो चंद्रयान 2 था वो 2019 में भेजा गया। तो इसमें क्या क्या, त्रियामी एटलस तैयार करना, पृथ्वी के दिखने और न दिखने वाले चंद्रमा के भाग का और चंद्रमा की संपूर्ण सतह का रासायनिक खनिज संबंधी मानचित्र करना, यह चंद्रयान फर्स्ट का एक तरह से उद्देश्य था। और इसमें क्या था कि यूएसए, यूके, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में निर्मित 11 वैज्ञानिक उपकरण मॉड्यूलर पेलोड्स में लगे गए और इसका जो प्रक्षेपण किया गया था वो PSLV C11 द्वारा किया गया था। वहीं जो अपना चंद्रयान 2 था उसमें सॉफ्ट लैंडिंग रोवर के माध्यम से चंद्रमा की सतह तक अध्ययन करके चंद्रयान के वैज्ञानिकों के उद्देश्यों की प्रगति करना, है ना। और मॉड्यूल पेलोड्स में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे। और जो इसमें प्रक्षेपण यान यूज किया था GSLV Mark 3 यूज किया गया था। तो चंद्रयान 2 के बारे में था। अब निष्कर्ष क्या निकला जो 2009 का था, तो उसमें क्या था कि वाष्प के रूप में जल का पता लगाया गया, महासागरीय मैग्मा की परिकल्पना की पुष्टि की, कमजोर सौर ज्वालाओं का भी एक्सरे सिग्नल का पता लगाया, है ना। तो ये हो गया। और 2019 वाले में क्या पता चला कि हाइड्रोक्सिस रोवर जल के अणु अलग अलग पता लगाया और दोनों के बारे में विशिष्ट विशेषताएं पाई। सभी अक्षांशों पर जल की मौजूदगी के साक्ष्य का पता लगाया, आर्गन 40 की मौजूदगी की पुष्टि की, क्रोमियम और मैग्नीशियम का पता लगाया। तो ये हो गया। अब हालिया चंद्र मिशन में योजनागत मिशन देख सकते हैं, जैसे साउथ कोरिया में धनुरी मिशन चालू किया गया है ना, मिशन ऑर्बिटर चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश करने के लिए, है ना। लॉन्च इसका अगस्त 2022 था। जापान का आईस्पेस हाकुतो आर मिशन, ये एक तरह से कह सकते हैं कि आपके प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है कि आईस्पेस का हाकुतो आर मिशन किस देश का है ना। तो ये कहाँ का है, जापान का। रूस का लूनर 25 करना है जो असफल हो गया है, अगर आप इसको देखे होंगे तो, है ना। और यूएसए का आर्टिमिस, है ना, ये आर्टिमिस सेकंड जो है वो यूएसए का है और इजराइल का है स्पेशल बेरेसिट, है ना। तो ये जरूरी है इनको, क्योंकि ये पूछ भी सकता है कि आर्टिमिस सेकंड किस देश के द्वारा हाँ चंद्र मिशन लॉन्च किया गया था। अब निष्कर्ष में देखेंगे तो चंद्रयान 3 की सफलता से वैज्ञानिक अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की स्थिति और मजबूत होगी, है ना। यह मिशन हमारे वैज्ञानिक ज्ञान के दायरे का विस्तार करता है और देश के युवाओं के लिए इससे संबंधित नई चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। इससे भविष्य में अनुसंधान तथा विकास को और अधिक बढ़ावा मिलता है। ये हो गया अपना चंद्रयान 3 के बारे में। अब हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है वो है ब्लैक होल्स। तो ब्लैक होल्स में क्या है, एक बार का अवलोकन किया है, ये प्रारंभिक ब्रह्मांड में टाइम डायलेशन का प्रदर्शन करता है। तो इसमें संबंधित अन्य तथ्य में देखेंगे, जो टाइम डायलेशन है ना वो क्या करता है, वर्तमान समय की तुलना में 5 गुना कम गति से बीतता है ना। अत्यधिक सक्रिय सुपरमैसिव ब्लैक होल है ना, कॉसर्स, जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य की तुलना में लाखों करोड़ों गुना अधिक होता है। ये आमतौर पर आकाशगंगाओं के केंद्रों में मौजूद होते हैं। हमारी मिल्की वे में कोई क्वासर्स मौजूद नहीं है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ब्लैक होल नहीं है।
टाइम डिलेशन के बारे में जानेंगे तो ये है क्या, तो अलग अलग पर्यवेक्षकों के लिए अलग अलग दर से बीतने का टाइम को टाइम डायलेशन कहते हैं। यह पर्यवेक्षक की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के सापेक्षिक गति पर निर्भर करता है ना। जो आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत था, तो आइंस्टाइन की सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार किसी विशाल द्रव्य वाले पिंड से आपकी दूरी के अनुसार मजबूत या कमजोर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से आपकी आयु बहुत धीमी या तेज गति से बढ़ती है। यह बताया गया यदि आप पृथ्वी के जय निम्नलिखित स्थानों पर 30 वर्ष बताए तो आपकी उम्र में बदलाव क्या होगा। जैसे क्या होगा, बृहस्पति में क्या है कि आपकी आयु 18.4 सेकंड कम हो जाएगी और चंद्रमा पर 629 मिली सेकंड का 1000वां भाग बढ़ जाएगी। मतलब आप चंद्रमा पर रहते हैं तो पृथ्वी से ज्यादा तेज आपकी उम्र बढ़ेगी। घटना में क्या है कि यह घटना अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड द्वारा निर्मित प्रबल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के देखने के कारण मिलती है। गुरुत्वाकर्षण बल जितना अधिक होगा स्पेस टाइम में उतना ही अधिक संकुचन और समय से भी उतनी धीमी गति से बीतता है। तो ये टाइम डायलेशन में जो मौजूदा निष्कर्ष दिया गया है, तो क्या है कि सुपरनोवा अवलोकनों के आधार पर 7 वर्ष पूर्व में घटित टाइम डायलेशन का पता लगाया गया है ना। बिग बैंग घटना से 1.5 अरब वर्ष बाद कई क्वासर्स का अवलोकन किया गया। इन क्वासर्स की चमक की तुलना आज के मौजूद क्वासर से की गई है। इससे पता चलता है कि प्रारंभिक दौर में वर्तमान समय की तुलना में 5 गुना कम गति से टाइम बीत रहा। तो ये हो जाएगा। अब थोड़ा ब्लैक होल्स के बारे में जान सकते हैं। तो ब्लैक होल्स क्या होते हैं कि अंतरिक्ष में ऐसे स्थान होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है। तो इतना ज्यादा होता है कि अगर यहाँ प्रकाश गया तो प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है ना। और पदार्थ के अत्यंत कम क्षेत्र में संकुचित हो जाने के कारण यहाँ अत्यधिक प्रबल गुरुत्वाकर्षण होता है। तो निर्माण कैसे होता है, किसी बड़े तारे के जीवन चक्र के अंतिम चरण में हुए सुपरनोवा विस्फोट के बाद शेष बचे अवशोषों से निर्मित होता है ना। हमारा सूर्य भी ब्लैक होल्स बन सकता है क्योंकि यह इतना विशाल नहीं है कि इसमें ब्लैक होल निर्मित हो सके, मतलब नहीं बदलेगा हमारा सूर्य। इसकी अन्य विशेषताओं में होता है कि यह अदृश्य होते हैं, ये आकार में काफी बड़े और छोटे भी हो सकते हैं। कोई भी ब्लैक होल्स हमारे सौरमंडल में इतना समीप नहीं है कि पृथ्वी को अपने में समा सके। तो 2019 में भी इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप के माध्यम से मेसियर 87 नामक आकाशगंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल्स की पहली ऑप्टिकल छवि प्राप्त हुई। तो ये मतलब अपने कह सकते हैं कि अपनी आकाशगंगा में नहीं है, बाकी दूसरी आकाशगंगाओं में ये है। तो ये इतना ही बस आपके लिए जानना जरूरी है। अब जानेंगे अपना ये है न्यूट्रिनो कण। तो न्यूट्रिनो कण क्या होता है कि वैज्ञानिकों ने पहली बार मिल्की वे आकाशगंगा की सेंट्रल डिस्क से न्यूट्रिनो की उत्पत्ति का अवलोकन किया है। तो इसके अवलोकन के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो इस अवलोकन का डेटा कहाँ है, आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला द्वारा एकत्र किया गया है। इसके द्वारा मिल्की वे में आकाशगंगा की पहली बार न्यूट्रिनो कण की सहायता से एक अलग इमेज देखने को मिली है ना। यह इमेज आंखों से देखी जा सकने वाली रेडियो तरंगों, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे जैसे अन्य विद्युत चुंबकीय स्रोतों के रिकॉर्ड को सक्षम वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा इमेज से अलग है ये, है ना। तो न्यूट्रिनो क्या होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स के समान एक मौलिक कण होते हैं, लेकिन परमाणु का ये भाग नहीं होते, इसलिए ये छोटे और भागों में विखंडित नहीं हो सकते। तो इसकी विशेषताएं क्या होती है, इनका द्रव्यमान बहुत कम होता है, ये आवेश रहित होते हैं, है ना। ये लगभग प्रकाश की रफ्तार से और सीधी गति में गमन करते हैं, सीधी रेखाओं में। ये शायद ही अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करते हैं और इसे घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन से कणों को आप कह सकते हैं कि घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, न्यूट्रिनो को कहा जाता है। तो ये आपके लिए जानना जरूरी हो सकता है। ये केवल गुरुत्वाकर्षण और दुर्बल बल से प्रभावित होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो और म्यूऑन न्यूट्रिनो, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ये हो जाएगा, है ना। तो न्यूट्रिनो के स्रोत क्या होते हैं कि कॉस्मिक किरणों से अंतरतार की पदार्थ टकराने पर उत्सर्जित होते हैं, है ना। ये सूर्य जैसे तारों में विस्फोट, सुपरनोवा, गामा किरण विस्फोट और क्वासर द्वारा भी निर्मित होते हैं। क्वासर यानी ब्लैक होल, जैसे हमने इसके पिछले टॉपिक में पढ़ा है ना। तो ये हो जाएगा। पृथ्वी के कोर और परमाणु रिएक्टरों में वे स्थित क्षय के दौरान होता है ना। पार्टिकल एक्सेलरेटर और वायुमंडल में उच्च गति वाले कणों को से निर्मित होते हैं। यहाँ तक कि केला भी न्यूट्रिनो उत्सर्जित करता है। तो ये होगा। अब न्यूट्रिनो का पता लगाना कैसे लगाते हैं, तो न्यूट्रिनो दुर्बल बल की सहायता से हिम और अन्य कणों के साथ क्रिया करते हैं और म्यूऑन, इलेक्ट्रॉन और टाउ में रूपांतरित हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा। नए कण न्यूट्रिनो की गति प्राप्त कर लेते हैं और हिम के में प्रकाश की तुलना में तेज रफ्तार से गति करते हैं। इसे चेरेनकोव विकिरण कहते हैं, जो नीली रोशनी जैसा दिखता है। प्रस्तावित क्या होता है कि भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला केवल वायुमंडलीय न्यूट्रिनो का भी अध्ययन करता है। तो ये हो जाएगा। अब देखेंगे यूएनएड्स ग्लोबल एड्स अपडेट 2023। तो ये क्या है, ये आपकी HIV एड्स के बारे में है, जो संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम है। तो ये यूएनएड्स क्या होता है कि इसने 1996 में काम करना शुरू किया था, है ना। यह सतत विकास लक्ष्य के रूप में 2030 तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने का एक नेतृत्व या वैश्विक नेतृत्व का प्रयास करता है।
इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा स्थापित किया गया है ना। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एकमात्र सह प्रायोजित कार्यक्रम है और इसके 70 देशों में कार्यालय है। तो ये हो जाएगा यूनिएट्स है ना। तो यूनिएट्स ने द पाथ दैट एड्स है ना नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट के बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि ये रिपोर्ट है क्या, इसमें क्या कौन सी कार्यवाही की गई है। तो HIV के विरुद्ध कार्यवाही के लिए सफलता प्राप्त की है। तो जिसमें क्या है कि HIV के नए संक्रमणों के मामले में एड्स के कारण होने वाली मौतों की संख्या में कमी आई है ना। एड्स होने वाली मौतें जैसे आप डाटा के रूप में देखेंगे तो क्या है कि 2004 तक अपने चरम पहुंचने के इसमें 69% की कमी आई। उपचार की उपलब्धता क्या है? विश्व स्तर पर HIV पीड़ितों के 76% लोगों को जीवन रक्षक उपाय उपलब्ध कराए गए है ना। उप सहारा अफ्रीका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में एंटीरोट्रोवायरल थेरेपी उपलब्धता का व्यापक पैमाने पर विस्तार हुआ है ना। HIV के विरुद्ध कार्रवाई को सीमित करने के लिए कारक क्या है कि किशोर अवस्था वाली लड़कियों और युवा महिलाओं को अभी भी HIV संक्रमण से असाधारण रूप से जोखिम का सामना करना पड़ता है। तो ये हो गया। अब ये देखेंगे कि विश्व स्तर पर 2022 में HIV से पीड़ित लगभग 9.2 मिलियन लोग उपचार से वंचित थे। मतलब ये पीड़ित तो थे लेकिन इनको उपचार तक नहीं मिल पा रहा है, ऐसी स्थिति है। तो भारत में HIV प्रसार रोकने के लिए क्या क्या किया गया है, ये महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं। तो भारत ने राष्ट्रीय एड्स एवं संचारित रोग कार्यक्रम नियंत्रण NACP चरण 5 को मंजूरी दी है। चरण 5 5 वर्ष 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगा और यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। NACP को 1992 में शुरू किया गया था है ना। और ये क्या है कि HIV और एड्स रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2017 के तहत HIV में संक्रमित तथा प्रभावित व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। और क्या है, NACO स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक प्रभाग है। यह HIV एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की अगुवाई करते हैं है ना। HIV पीड़ित लोगों को आजीवन मुक्त एंटीरेट्रोवायरल ARV दवाएं प्रदान करता है। राष्ट्रीय रणनीति योजना 2017-2024 में ART सेवाओं के तहत ट्रेसिंग के लिए मिशन संपर्क की शुरुआत की गई है। अन्य पहलुओं में देखेंगे तो NACO द्वारा शुरू किए गए मल्टीमीडिया अभियान, कॉलेज रेड रिबन क्लब का गठन किया गया, स्व सहायता समूह, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आदि दिया गया है ना। साथ ही साथ एड्स के मामलों में तीव्र गिरावट करने के लिए शीर्ष राज्य 3 कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना है ना। तो एड्स के समाप्त करने में क्या क्या सुझाव दिए गए? आर्थिक वित्त की सहायता करना है ना, जिसमें निर्धारित खर्च का 3% 16% रोकथाम कार्यक्रमों पर खर्च करते हैं। पीपुल्स फर्स्ट दृष्टिकोण अपनाना, अपराधी संबंधी कानूनों को समाप्त करना, सस्ती और सुलभ आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी को अपनाएं, एकीकृत सेवाएं देना। तो इसके तहत इसको कम किया जा सकता है। बस इसमें इतना ज़्यादा जरूरी नहीं था। नॉन शुगर स्वीटनर्स क्या आता है कि ये आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले एक तरह से एक्सपोर्ट टेम को संभवतः मनुष्यों के लिए एक कैंसरकारी तत्व के रूप में वर्गीकृत किया है। तो ये है, तो इसके बारे में देखेंगे तो IARC एक्सपर्ट टेम जो होता है वो मनुष्यों में कैंसर होने के बारे में सीमित साक्ष्य के आधार पर एक संभावित कैंसरजनक कारक जो होता है के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा ये JECFA के अनुसार दैनिक सेवन के लिए निर्धारित इसकी उच्चतम मात्रा शरीर के प्रति किलोग्राम वजन के अनुपात में 40 मिलीग्राम तक होनी चाहिए। तो ये हो जाए। अब IARC वस्तुतः क्या होता है? कैंसर पर अनुसंधान करने वाली WHO की एक एजेंसी है। यह UN से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि मानव में कैंसर के कारणों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, कार्सिनोजेनेसिस की कार्य प्रणाली को समझना और कैंसर नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक रणनीतियों को विकसित करना। तो ये हो जाएगा। अब JECFA क्या होता है? ये FAO और WHO द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित होता है ना। तो यह क्या करता है कि खाद्य योजकों की सुरक्षा में मूल्यांकन में मदद करता है, भोजन में प्रदूषक को, प्राकृतिक रूप से पाए जाने विषाक्त पदार्थों और पशु को दी गई दवाओं की मौजूदगी के मूल्यांकन करता है। FAO WHO दोनों संगठन सदस्यों के साथ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कॉर्पोरेशन को सलाह करने में मदद करता है। ये हो जाएगा। अब क्या है कि नॉन शुगर स्वीटनर्स NSS कम कैलोरी वाले स्वीटनर्स, लो कैलोरी स्वीटनर्स, कृत्रिम स्वीटनर्स के बारे में। तो क्या होता है, इसमें बहुत कम या शून्य कैलोरी होती है। हालांकि अधिक कैलोरी वाली सामान्य चीनी और फलों के रसायन की तुलना में प्रति ग्राम अधिक मिठास पैदा करते हैं। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में फ्लेवर बढ़ाने के लिए किया जाता है। इन्हें कृत्रिम रूप से रसायनों और प्राकृतिक अर्थ से तैयार किया जाता है।
और क्या होता है, इनका प्रयोग पेय पदार्थों व खाद्य पदार्थों में किया जाता है। कभी कभी चीनी मुक्त या चीनी मुक्त खाद का लेबल भी इसमें लगा होता है ना। और इससे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है कि इसके प्रभाव में अभी तक कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता है ना। और इसे सशक्त दिशा निर्देश बताते हुए एक्सप्रोटेम और स्टीविया जैसे एनएसएस वजन घटाने में मदद नहीं करते, बल्कि टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोगों को ये बढ़ा देते हैं। अब भारत में कृषि मिठास के उपयोग के लिए किए जाने वाले पदार्थ के दिशा निर्देश में क्या क्या है, जैसे फसाई ने खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन 2011 में कृषि मिठास हेतु उपयोग किए जाने वाले अलग अलग पदार्थों के लिए मानक निर्धारित किए हैं, है ना। और इन मानकों की सीमाओं को जेईसीएफए द्वारा स्थापित जोखिम, अकाल और दैनिक सेवन की निर्धारित अधिकतम मात्रा के आधार पर निर्धारित किया गया है। ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के अनुरूप है ना। तो ये हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें जैसे अलग अलग प्रकार के नाशुगर स्वीटनेस क्या होते हैं। एक्सप्रेटेम है ना, ये अमीनो एसिड से बना होता है। एसएल फेम एसएस एसेसलेफेम के है ना, इसका एसिटो एसिड से किया जाता है। नियोटेम यह एक्सपोटेम से तैयार किया जाता है ना। सुक्रोलोज क्या होता है, ये शून्य कैलोरी वाला एक कृत्रिम स्वीटनर है ना। एडवांटम यह सामान्य चीनी से सुक्रोज से लगभग 20,000 गुना अधिक मीठा होता है। सैक्रीन यह लगभग 300 गुना मीठा होता है। और सुबिरटोल यह हाइड्रिक अल्कोहल है और इसका उपयोग केवल ओरल मेडिसिन लिक्विड मिठास बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब इसी में जैसे हो गया मोंग फ्रूट और स्टिवेलियो ग्लाइकोसाइड्स और थैमोटीन, ये हो गए है ना। अब जो संक्षिप्त सुर्खियां है उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो भारत ने 6G अलायंस किया है। इसमें क्या है कि दूरसंचार विभाग ने भारत 6G अलायंस लॉन्च किया है ना। ये 6G अलायंस क्या है, एक सहयोगी मंच है। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र कंपनियां, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान और मानव विकास संगठन शामिल हैं। अन्य 6G वैश्विक अलायंस के साथ गठबंधन बनाएगा और समन्वय स्थापित करेगा। 6G क्षेत्र में शुरू किए गए पहले में देखेंगे तो दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत परियोजनाओं के लिए 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए है ना। पहला क्या है, सार्वजनिक सेवा दायित्व है ना, जो डीओटी के तहत एक संस्था है। और यूएसओएफ के वार्षिक संग्रह का 5% टीडीडीएफ को स्थानांतरित किया है। और है डिजिटल कम्युनिकेशन इनोवेशन स्क्वायर के तहत स्टार्टअप और एमएसएमई को धन आवंटित किया गया है। तो ये हो गया। अब B6GA के हम उद्देश्य देखेंगे तो भारत को किफायती 5G व 6G अन्य भावी दूरसंचार है ना वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाना। इंडिया 2030 के लिए एक शक्तिशाली चालक रूप में 6G के प्रौद्योगिकी को बढ़ाना है ना। प्रौद्योगिकी संबंधी जरूरतों के साथ साथ 6G की व्यावसायिक और सामाजिक आवश्यकताओं को भी समझना और भारत 6G विजन के कार्यान्वयन के लिए तैयार रहने हेतु परामर्श बात विकसित करना। तो ये हो जाएगा। अब 6G जो नेटवर्क है 5G की अगली पीढ़ी है ना। तो ये हो जाएगा। इसमें 1000 Gbps तक की पीक डेटा रेट प्रदान करती है। ये कम लेटेंसी 1 मिली सेकंड वाली प्रौद्योगिकी है ना। तो ये आपके प्लेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकता है। अब है मेजराना जीरो मोड्स। ये क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए मेजराना जीरो मोड्स की एक खोज की गई है। ये क्या होता है, ये आपके लिए एक बहुविषयक तो ये क्या होता है, एक बहुविषयक क्षेत्र है जहां जटिल गणनाओं को पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में तेजी से हल करने में ये सक्षम होता है ना। इसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग करता है। तो ये हो जाएगा, बस इसमें इतना ही जानना जरूरी है। रोबोमेर क्या होता है, ये सौर सेलों का उपयोग करने वाली एक पेरोक्साइड सामग्री की पहचान की है। यह सामग्री तुलनात्मक से अधिक स्थिरता और दक्ष है ना। रोबोमैपर यूएसए में शोधकर्ताओं द्वारा निर्मित एक रोबोट है। यह परीक्षण को अधिक कुशलतापूर्वक और संधारणी तरीके से करता है ना। रोबोट सामग्रियों में परीक्षण की प्रक्रिया में तेजी करता है। इससे ऊर्जा की भी बचत होती है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 10 गुना तक कम होता है। तो ये रोबोमैपर हो गया। अब परसिवरेंस रोवर क्या होता है, यह मंगल ग्रह पर विविध कार्बनिक पदार्थ मिले हैं नासा को ये रोवर के द्वारा है ना। परसिवरेंस रोवर जो है मंगल पर जो रोवर भेजा गया था उसका एक नाम है। तो ये क्या है, जेजर क्रेटर के कार्बनिक अणु मिले हैं जिन्हें रोवर पर लगे स्कैनिंग हैबिटल एनवायरमेंट्स विद द रमन एंड इल्यूमिनेशन फॉर ऑर्गेनिक्स केमिकल नामक उपकरण की मदद से खोजा गया है ना। तो ये हो जाएगा। इसमें अल्ट्रावायलेट रेजर का प्रयोग किया गया है ना। और जो SHER LOC जो है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करता है। यहाँ यह अणुओं पर प्रकाश बिखेरता है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर विकिरणित प्रकाश को मापता है, जिससे पता चलता है कि प्राप्त नमूनों में कौन कौन सी यौगिक मौजूद है। तो ये हो जाएगा।
यूक्लिड मिशन क्या होता है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा यूक्लिड मिशन को लॉन्च किया गया। ये क्या करेगा? इसका उद्देश्य डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के ब्रह्मांडीय रहस्यों का अध्ययन करना, और यह अरबों आकाश गंगाओं का प्रक्षेपण कर ब्रह्मांड का 3D मानचित्र तैयार करेगा, है ना। ब्रह्मांड के प्रचलित मॉडल में 68% ब्रह्मांड को डार्क एनर्जी, 27% डार्क मैटर और 5% सामान्य मैटर में माना जाता है। तो ये हो जाएगा। उपग्रहों की डी ऑर्बिटिंग, सिंगापुर ने DSSAR उपग्रह और नौछाया उपग्रहों को ले जाने वाले PSLV C56 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। कहां से किया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सिंगापुर के ये प्रक्षेपण को लॉन्च किया है। ये क्या है? चौथे चरण की डी ऑर्बिटिंग प्रयोग का आयोजन किया गया है ना। डी ऑर्बिटिंग एक तकनीक है, इसके तहत उपग्रहों को निपटान कक्ष में स्थानित किया जाता है। तात्पर्य यह है कि उसके सक्रिय उपग्रहों वाली कक्षा में 200 मील दूरी स्थिति पर भेजा जा सकता है। तो ये हो जाएगा। सागर संपर्क क्या होता है? कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को एक सागर संपर्क का उद्घाटन किया है। यह स्थलाधारी संवर्धन प्रणाली है जो त्रुटियों और अशुद्धियों में सुधार करती है और अधिक सटीक जानकारी देता है। और इसके क्या होता है कि ये DGNS प्रणाली समुद्र के किनारे से लेकर जहाज तक अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। इससे महत्व क्या है? ये नेविगेशन प्रदान करेगा और ग्राउंडिंग दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करेगा, है ना। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय नौवहन संबंधी दायित्वों को पूर्ति में मदद करेगा। त्रुटि सुधार सटीकता को बेहतर किया है, 5 से 10 की बजाय 5 मीटर से भी कम हो गई है। लाइट हाउस और लाइट शिप महानिदेशालय की क्षमता में वृद्धि करेगा। तो ये हो गया आपके लिए। और क्या है? सौर ज्वाला क्या होती है? कि एक्स क्लास की सौर ज्वाला परिघटन के कारण USA और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में रेडियो के ब्लैकआउट की घटना दर्ज की गई। तो ये क्या होते हैं? इसका वर्गीकरण किया गया है कि प्रबलता के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जाता है। जैसे सबसे कम प्रबल ज्वाला को A श्रेणी में वर्गीकृत किया है, अधिक सौर ज्वाला BCMX, एक्स सौर ज्वाला सबसे अधिक प्रबल होती है। उपयुक्त प्रत्येक अक्षर अपने पिछले अक्षर से 10 गुना अधिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। अतः एक्स सौर ऊर्जा जो होती है M से 10 गुना और C से 100 गुना ऊर्जा प्रबलता होती है। प्रत्येक अक्षर के भीतर 1 से 9 तक फाइनर स्केल होता है। अब सौर ज्वाला प्रबलता की श्रेणियों में हम देखेंगे, एक्स प्रबलतम होता है जो क्या होता है? रेडियो ब्लैकआउट और लंबे समय तक चलने वाले विकिरण तूफानों को सक्रिय करता है। एम जो होता है ये अल्पकालिक रेडियो ब्लैकआउट के कारण बनता है। सी जो होता है यह कम प्रबल सौर ज्वाला होती है। बी इतनी प्रबल नहीं होती कि पृथ्वी पर कोई प्रभाव डाल सके। और जो ए होती है शायद ही पता चल पाए कि ये किसी नुकसान को पहुंचाती है। तो ये हो गया। सौर ज्वालाएं क्या होती है? ये सूर्य पर होने वाले विशाल विस्फोट है। ऊर्जा प्रकाश और उच्च गति वाले कण जो होते हैं अंतरिक्ष में मुक्त होते हैं। इन ज्वालाओं को अक्सर सौर चुंबकीय तूफानों से जोड़कर देखा जाता है। ये जो न्यूज है बुध ग्रह पर अरेरा, इसमें बस इतना जानता है कि ये जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का एक संयुक्त मिशन है ना। जब सूर्य द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण की एक धारा आयनमंडल में विक्रिया करती है तब पृथ्वी पर अरोरा उत्पन्न होता है। बस ये इतना है। 100 माइक्रोसॉट परियोजना क्या होती है? डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली अपनाने के तेजी के लिए शुरू की गई है ना। तो ये है, बस इसमें इतना जानना जरूरी है, बाकी और कोई जरूरी नहीं। रोगाणुरोधी प्रतिरोधी के लिए जैसे इसका एजेंडा जो है खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रूप से जारी किया है। तो इसमें क्या किया गया है कि एजेंडा ने AMR के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए 5 स्तंभों पर आधारित वन हेल्थ दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जिसमें क्या होता है? संचरण या पर्यावरण पादप पशु और मानव क्षेत्र के ऊपर केंद्रित होता है, जहां AMR का संचरण और परिसंचरण प्रसार होता है ना। एकीकृत निगरानी, हस्तक्षेप, व्यवहार संबंधी दृष्टिकोण और अर्थशास्त्र नीति। इसमें AMR निवेश के मामले में लागत, प्रभावशीलता, वित्तीय सांद्रता और दीर्घकालिक वित्तीय प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। तो ये हो जाएगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है मलेरिया वैक्सीन। तो 12 अफ्रीकी देशों को अगले 2 वर्षों के दौरान पहली बार मलेरिया वैक्सीन RTS-SCA S01 की 18 मिलियन खुराकें देने की घोषणा की गई है। और यह WHO द्वारा किया गया है ना। और ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन इम्यूनोजिनेशन GAVI और यूनिसेफ द्वारा किया गया है। तो यह हो गया। ये मलेरिया रोकथाम के लिए किया जाए है ना। यह एक रिकॉम्बिनेट प्रोटीन वैक्सीन है। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन क्या होते हैं? एंटीजन के रूप में प्रोटीन का उपयोग करता है। RSV एक या कई एंटीजेंस की क्षमता पर निर्भर करते हैं, है ना। जिससे क्या होता है? जीवित वायरस की मदद से बनाए गए टीकों की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है और वायरल जैसे संक्रामक घटक भी इसमें नहीं होते हैं। तो ये हो जाएगा। अब थोड़ा मलेरिया के बारे में जान लेंगे। तो यह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला एक जानलेवा वेक्टर जनित बीमारी है ना। और वेक्टर क्या होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। इसके लक्षण में जैसे आपको तो पता ही होगा, आजकल ये कॉमन है भारत में भी। तेज बुखार आता है,
कपकपी वाली ठंड लगती है और फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, है ना। तो 4 प्रकार के मलेरिया परजीवी मनुष्यों से संक्रमित होते हैं, जैसे पी फाल्सीपेरम, पी विवैक्स, पी ओवेल और पी मलेरिया। तो ये हो जाएगा, बस इसमें इतना ही जानना जरूरी है। बीपीएल खुराक परीक्षण ये उतना नहीं है, टीबी के बारे में है। जॉम्बी ड्रग ये क्या होता है कि जॉम्बी ड्रग महामारी ने अमेरिका के कुछ राज्यों को चपेट में ले लिया है ना। इसके से क्या होता है कि जाइलाजीन में सेडेटिव जैसे लक्षण होते हैं। इसके सेवनकर्ता को अत्यधिक नींद होती है। इसे ट्रैकडोब और जॉम्बी ड्रग के रूप में जाना जाता है। तो ये उतना जरूरी नहीं है। वैश्विक खाद्य विनायक शिखर सम्मेलन 2023, तो ये क्या है, यह शिखर सम्मेलन खाद्य विनिमय और एक वैश्विक मंच बनाने और फसाई का प्रयास है। इसका उद्देश्य क्या होता है, खाद्य सुरक्षा संबंधित प्रणालियों और विनियामक ढांचे को मजबूत करने के दृष्टिकोण को आदान प्रदान करता है। इसमें क्या होता है, फूडोकोपिया जारी किया गया है। यह खाद्य श्रेणी वार मोनोग्राफ का एक संग्रह है, साथ ही एक विशिष्ट उत्पाद श्रेणी के लिए सभी को लागू किए गए एकल संदर्भ बिंदु है। साझा विनियामक मंच संग्रह लॉन्च किया गया है। यह दुनिया भर के 76 देशों के साथ खाद्य विनियामक प्राधिकरणों और उनके कार्यों के खाद्य परीक्षण सुविधाओं का एक डेटाबेस है। अब ये है ब्लू स्काई प्रोजेक्ट। ये क्या है, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम के लिए अनुसंधान विकास रोड मैप जारी करता है। तो इसके जो 3 प्रमुख दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, मिशन मोड दृष्टिकोण, ग्रैंड चैलेंज प्रोजेक्ट और ब्लू स्काई प्रोजेक्ट। ये क्या होता है, ब्लू स्काई प्रोजेक्ट दीर्घावधि में असर दिखाने वाला प्रोजेक्ट है। तो ये हो गया। अब डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल ये क्या है, जब कोबाल्ट और प्लेटिनम धातु को मिश्र धातु को मैग्नीज के साथ मिलाया जाता है तो उसे DMFCS के एक प्रभावी उत्प्रेरक के रूप में पाया गया है। DMFC क्या होता है, विद्युत रासायनिक ऊर्जा को रूपांतरित करने वाला एक उपकरण है। यह तरल मेथनॉल की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। DMFC में उच्च ऊर्जा घनत्व, अधिक दक्षता और कम परिचालन तापमान होता है। साथ ही इसका परिचालन भी अत्यधिक सुरक्षित होता है क्योंकि इसमें तरल इथेनॉल आधारित होता है। इसका उपयोग कैसे होता है, छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत तथा मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, लैपटॉप और अन्य छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए बैटरी चार्जर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये जुलाई माह की मंथली मैगजीन कवर होती है। जो जो टॉपिक जरूरी थे और जितने भी सेशन जरूरी थे मैंने उसको पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए ये जो मैगजीन मैंने कवर कराई है, ये वीडियो आपके लिए जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ यूट्यूब में, आपके लिए उपयोगी होगा। तो आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखें अपना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे आपको भी फायदा हो सके और मेरा भी थोड़ा फायदा हो सके। तो धन्यवाद आप लोगों का बने रहने के लिए।